भाई, बढ़िया बढ़िया लड़के हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता, कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब हो जाएंगे जब उनकी हर करस्पॉन्डिंग लेंथ, हर करस्पॉन्डिंग एंगल, हर करस्पॉन्डिंग साइड, उनका एरिया, पेरीमीटर सब कुछ सेम हो जाए। ठीक है, और उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस ले रहे थे। सिमिलरिटी में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। हाँ शनि, जय महाकाल, धनंजय। चलिए, कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पढ़ रहे हैं, शीट पहले से अपलोड है। क्या आपने आगे के सवाल सॉल्व करके देखे दोस्तों? क्या आप लोगों ने आगे के सवाल सॉल्व करके देखे? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 9 की तरफ। ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल कॉन्ग्रुएंसी से नहीं आते हैं, सिमिलरिटी से पेपर में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उस पर आपको प्रैक्टिस भी ज्यादा कराई है। और कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, 8-9 सवाल वो मैंने करा दिए हैं। अब देखेंगे सवाल नंबर 9। मैं आपको 4 सवाल और कराऊंगा, सारे नए क्वेश्चन हैं। ठीक है, करिए सवाल नंबर 9। आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है, ये लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर है। ओके, एंगल बीएसी 111 डिग्री, ये जो एंगल बीएसी है ये 111 डिग्री है। एंड ए बी प्लस बी डी बराबर है एसी के, ए बी प्लस बी डी एसी के बराबर है। देखिए सवाल में बोला गया है कि ये जो एंगल बीएसी है दोस्तों ये 111 डिग्री का है, और ये जो लाइन एडी है ये एंगल बाइसेक्टर है बीएसी का। ओके, ए बी प्लस बी डी एसी के बराबर है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि सपोज ए बी एक्स है और दोस्तों बी डी वाई है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी प्लस बी डी का जो सम है यानी कि एक्स प्लस वाई, ये एसी के बराबर है। तो एसी की जो लंबाई है वो क्या दे रखी है आपको? एक्स प्लस वाई। तो आपसे एंगल ए सी बी दोस्तों, आपसे ये एंगल पूछा गया है थीटा, ये एंगल थीटा कितना है? करिए फटाफट करिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक चीज बताई भी है कि अगर किसी भी सवाल में एक साइड की वैल्यू अदर टू साइड के सम के बराबर आ जाए तो आपको वहां पे ब्रेक करना सीखना है। बिल्कुल आती है कामाक्षी। मेरे दोस्त, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है, ये लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर है, ये साइड एक्स है, ये साइड वाई है। एसी क्या है? एक्स प्लस वाई। अगर ट्राइंगल में एक साइड की वैल्यू अदर टू साइड के सम के बराबर है तो आपको ब्रेक करना है। क्लियर है? कैसे करोगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए साइड एसी जो है एक्स प्लस वाई है, तो मैं अपनी मर्जी से इस साइड एसी पर एक पॉइंट ई इस तरीके से ले लेता हूं कि ए की लंबाई एक्स हो जाए और ईसी की लंबाई वाई हो जाए। यानी कि पूरा एसी कितना हो गया दोस्तों? एक्स प्लस वाई। पूरा एसी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। वॉइस मिसमैच एक बार सही करना। ये एंगल 111 डिग्री का दे रखा है, ये मैंने एक्स मान लिया, वाई मान लिया, एसी कितना होगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला है। अगर ट्रायंगल में किसी एक साइड के लो अदर टू साइड के सम के बराबर है तो उसको ब्रेक कर लो। भाई ये पूरी साइड कितनी थी? एक्स प्लस वाई थी, है ना? तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, एक पॉइंट इस तरीके से हो गया कि ए एक्स हो गया, ई वाई ई सी जो है वाई हो गया, टोटल एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अब मैं ई से डी को ये इस तरीके से मिला देता हूं। ई से डी को मैंने इस तरीके से मिला दी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, दो ट्राइंगल देखो आपके सामने, दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल एडीबी, दूसरा ट्राइंगल एडीई। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन रहे भाई, ये दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल एडीबी और दूसरा ट्राइंगल एडीई। दिख रहा है? बहुत ढंग से समझने का, बहुत ढंग से। अगर आप ध्यान से देखो दोस्त, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यह बात पता चलेगी कि यहां पे ये साइड एक्स है, ये साइड एक्स है, ये साइड एक्स है, ये साइड एक्स है, ए बी एक्स है, ए एक्स है। एडी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, एडी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ये लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, इक्वल इक्वल होगा। भाई साइड ए बी साइड ए के बराबर है, साइड एडी दोनों में कॉमन है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा बराबर है एंगल बाइसेक्टर। तो क्या साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम हो गए? एस की प्रॉपर्टी से ये साइड बराबर है एक्स एक्स, ये साइड एडी दोनों में कॉमन आ गई, बराबर आ गई, और ये अल्फा अल्फा एंगल दोनों में बराबर है। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम हो गए। और अगर सर्वांगसम है तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होगी। अगर दोस्तों इस ट्राइंगल में अल्फा के सामने वाई है तो यहां भी अल्फा के सामने लेंथ वाई होनी चाहिए। अगर यहां अल्फा के सामने वाई है तो दोस्तों यहां भी अल्फा के सामने वाई होनी चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात है। आप इसे ट्राइंगल डीईसी को देखो दोस्तों, त्रिभुज डीईसी को, ये वाई है, ये वाई है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, समद्विबाहु। दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर होंगे। अगर ये थीटा है दोस्तों तो ये एंगल भी
भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण 2 थीटा होगा। बाह्य कोण कितना होगा? 2 थीटा होगा, 2 थीटा। आप बोलोगे जी सर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर यहां एडी के सामने 2 थीटा है, अगर यहां एडी के सामने 2 थीटा है, तो यहां भी सेम एडी के सामने का एंगल, ये वाला एंगल 2 थीटा होना चाहिए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है भाई, सर्वांग सम त्रिभुज है, 2 थीटा 2 थीटा। आपसे ये एंगल पूछा था, एंगल एसीबी थीटा निकालना था। ये पूरा एंगल जो दे रखा है आपको, एंगल बीएसी 111 डिग्री का दे रखा है। ये कंप्लीट एंगल 111 डिग्री का दे रखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम, तीनों कोणों का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 111 है तो बाकी दोनों का सम कितना बचा? 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, कितना आना चाहिए भाई? 180 में से 111 घटा देंगे तो 69 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा? 69/3 23 डिग्री। तो एंगल थीटा जो आपसे पूछा गया उसका जवाब कितना है? 23 डिग्री है। और ये इस सवाल का आंसर है। बहुत ही शानदार, बहुत लॉजिकल, एक अच्छे हाई लेवल का क्वेश्चन था ये कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। क्लियर मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको ये सवाल समझ आया? क्लियर है सोमित? ठीक है भाई। हाँ दिलीप, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, आगे चलें। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था। आप इसको रिपीट करके देखेंगे, समझ लेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। नेक्स्ट सवाल आगे दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, ये भी करके बताइए। आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, ऐसे बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपको करा रहा हूं। आपके सामने दोस्तों एक त्रिभुज एबीसी है, जिसमें एंगल एबीसी एंगल एसीबी का दुगुना। एंगल एबीसी जो है वो एंगल एसीबी का डबल है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये डबल होगा, 2 थीटा। एडी एंड बीई आर दी एंगल बाइसेक्टर। एडी और ये बीई एंगल बाइसेक्टर हैं, ठीक है, कोण समद्विभाजक हैं। एडी कोण ए का समद्विभाजक है, बीई कोण बी का एंगल बाइसेक्टर है। अगर एबीसीडी के बराबर है, एबीसीडी के बराबर है, तो आपसे पूछा एंगल एसीबी कितने डिग्री का होगा। बहुत बढ़िया सवाल। सब लोग सवाल पढ़ लीजिए, बुद्धि लगाइए। नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना होगा। कोई आसान लल्लू पल्लू सवाल नहीं कि ये थ्योरम रट लो, ये थ्योरम लगा दे, फॉर्मूला लगा दो, सवाल का उत्तर निकाल लो। ये वो सवाल नहीं है, वो सवाल मैं आपको करवा चुका हूं कैसे होते हैं। करके बताइए। आपको इस सवाल में निकालना है एंगल एसीबी। सवाल में यह बोला है कि एडी और बीई एंगल बाइसेक्टर हैं। आपको यह दिया हुआ है कि एंगल एबीसी जो है एंगल एसीबी का डबल है और एबीसीडी के बराबर है। एबीसीडी के बराबर। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं इस सवाल को, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। आप बोलोगे जी सर अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है दोस्तों तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा होगा। आपको ये दे ही रखा है कि जो लंबाई एडी की है दोस्तों, जो लंबाई एबी की है, एबी की है, वही लंबाई सीडी की। ये सवाल में बोला गया एबी सीडी के बराबर, ये बोला था ना। और ये बीई एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा है तो ये थीटा है। सवाल में क्या बोला है कि एंगल एबीसी जो है वो एंगल एसीबी का डबल है। मतलब अगर ये 2 थीटा है तो एंगल एसीबी केवल थीटा होगा, ये एंगल केवल थीटा होगा, ये बोला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलिए यहां तक कोई परेशानी? तो आप बोलोगे जी सर हमें यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा ठीक है ना। अब मेरे प्यारे भाई मेरी बातों को बहुत गौर से समझिएगा। ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल बीईसी। मेरे दोस्त देखिए ट्रायंगल बीईसी। आप बोलोगे जी सर हम ट्रायंगल बीईसी देख पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों आप एक बात समझ रहे हैं कि ट्रायंगल बीईसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये थीटा है, दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी इक्वल होंगी। अगर ये थीटा है तो क्या आप इतनी बात नहीं समझिए कि बीई जो है किसके बराबर होगा? ईसी के। बीई किसके बराबर होगा? ईसी के। भाई जो लंबाई बीई की है, जो लंबाई बीई की है वही लंबाई ईसी की भी होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है, वेरी गुड योगेश, कोनो दिक्कत ना। अब आप देखो ध्यान से मेरे प्यारे में, बहुत ध्यान से देखो। आपके सामने एक ये ट्रायंगल दिख रहा है सभी को, ट्रायंगल ए बी ई। ये ब्लैक लाइन, ये ग्रीन लाइन, बीच में एंगल थीटा। आपको एक ट्रायंगल और दिखेगा ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी। आपके सामने एक ट्रायंगल और दिखेगा, बुद्धि लगाइए भर भर के ध्यान से। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है बी ए ई, ये ब्लैक लाइन, ये ग्रीन लाइन, बीच के एंगल थीटा। दूसरा ट्रायंगल दिखेगा डी सी ई, ये ब्लैक लाइन, ये ग्रीन लाइन, बीच में एंगल थीटा। तो क्या साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम होंगे? क्लियर है?
अजीत फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम होंगे, बोलो है भाई। ये ट्राइंगल एबीई, ये ट्राइंगल डीसीई, दो साइड बराबर है, उनके बीच के एंगल, दो साइड बराबर है, उनके बीच का एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए। ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए, बुद्धि लगाओ भर भर के, सर्वांग सम हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर्वांग सम है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होनी चाहिए। भाई यहां थीटा के सामने ए आ रहा है, इस ट्राइंगल में थीटा के सामने डी आ रहा है, ये भी इक्वल होगा। यहां भाई इस वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने ए है, यहां थीटा के सामने डी है, ये भी इक्वल होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ट्राइंगल एईडी भी आइसोसेलेस बन गया, त्रिभुज एईडी भी आइसोसेलेस बन गया। भाई ये दोनों साइड बराबर है, तो ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर सब कुछ इक्वल है। आप बताइए दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है। यहां ग्रीन के सामने 2 अल्फा है, यहां ग्रीन एंगल के सामने दोस्तों कितना है 2 अल्फा है। यहां ग्रीन एंगल के सामने दोस्तों 2 अल्फा है, तो यहां पे सॉरी ये ग्रीन साइड के सामने 2 अल्फा है, तो यहां भी सी के सामने ये वाला एंगल 2 अल्फा होना चाहिए। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 2 अल्फा होना चाहिए। बोलो है भाई। यहां पे साइड बीई के सामने कितना एंगल है अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो यहां पे सेम सी के सामने कितना होना चाहिए 2 अल्फा होना चाहिए। है भाई कमजोर दिमाग वाले दूर रहे, ठीक है, इतना आसान चीजें नहीं है, ये वीर योद्धाओं के लिए सवाल है, ठीक है, रणभूमि छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है। सबको समझ में आया अल्फा कैसे, ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर दे रखी है। बोले कोई तकलीफ, आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ट्राइंगल एबीडी को देखो, त्रिभुज एबीडी को देखो, ट्राइंगल एबीडी को, ये एंगल अल्फा है, ये 2 थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये 2 थीटा है, तो सम इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा ये 3 अल्फा। ये अल्फा, ये 2 थीटा, एक्सटीरियर कितना बन रहा है 3 अल्फा बराबर 3 अल्फा, 2 अल्फा बराबर 2 थीटा, यानी कि अल्फा थीटा आ गया। ट्राइंगल ए बी डी को देखो, इसमें मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। त्रिभुज में बाह्य कोण की वैल्यू आंतरिक दो कोणों के सम के बराबर होती है, अल्फा 2 थीटा, एक्सटीरियर एंगल 3 अल्फा। बोलो, आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया, बस मुझे जब अल्फा थीटा बराबर है ये एंगल निकालना है, ये एंगल एसीबी। पूरे बड़े ट्राइंगल को देखो, बड़का ट्राइंगल एबीसी को, बड़का ट्राइंगल एबीसी में, बड़े ट्राइंगल एबीसी में सभी एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये 2 अल्फा, ये 2 थीटा, ये थीटा। 2 अल्फा का मतलब आपको थीटा ही तो निकालना है, अल्फा थीटा कोई अलग बात थोड़ना है, अल्फा मतलब थीटा। 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 5 थीटा। 5 थीटा मतलब 180 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा 180 बटा 5, 36 डिग्री। सवाल का आंसर होगा ए ऑप्शन। कम बड़े ट्रायंगल एबीसी में सभी एंगल का सम 180 डिग्री, ऐसा प्री में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। सबको समझ में आया? आपसे कौन सा एंगल पूछा था ए बी सी, नहीं ए सी भी पूछा, सॉरी ए सी भी, एंगल ए सी भी पूछा था ना, वो थीटा आपका 36 डिग्री आ जाएगा ए सी बी। क्लियर? मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को मुझे करके बताइए। सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करके बताइए सभी लोग। हिमांशु कह रहे सर कमजोर स्टूडेंट क्या करे? कमजोर स्टूडेंट एक ही सवाल को 40 से 50 बार पढ़ें। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहे, चीजों को समझे। वो एक तेज विद्यार्थी से 10 गुना ज्यादा मेहनत करें, और इसके पास कोई रास्ता नहीं है। आप में से कुछ लड़के ऐसे हैं जो इस साल को एक ही बार में समझ गए, वो जिंदगी में कभी पूछ लेना उनसे 70 साल की उम्र में तो भी कर देंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको 70 बार समझा दोगे तो भी नहीं होगा, तो उनको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। बस मेहनत ज्यादा करो। नहीं पॉसिबल ओम प्रकाश, करे जल्दी से, कोई रास्ता है नहीं आपके पास। आपके सामने ए बी सी डी एक स्क्वायर दे रखा है, आपके सामने ए बी सी डी एक वर्ग दे रखा है। वर्ग का मतलब चारों भुजाएं बराबर, चारों एंगल 90 डिग्री है। भी साइड बीसी पर एक पॉइंट एन है, सीडी पर एक पॉइंट एम है। इस तरीके से मिलाया गया कि एंगल एम एन, ये एंगल 45 डिग्री का एंगल एम एन। सवाल में दिया है डीएम 3 है, सवाल में दिया है कि डीएम की जो लंबाई है दोस्तों ये 3 है, डीएम 3 है। सवाल में दिया है कि जो बीएन है, ये जो बीएन है दोस्तों 4 है,
BN की लंबाई 4 है। आपसे पूछा MN बताइए, MN करके बताओ। आपसे क्या पूछा? MN। अभी MN को भूल जाओ तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि इस स्क्वायर की साइड क्या होगी? स्क्वायर की साइड निकाल के बताओ वर्ग की भुजा क्या होगी। स्क्वायर की साइड आप मुझे निकाल के बताओ कि इस स्क्वायर की साइड क्या होगी। जल्दी से वर्ग की भुजा क्या होगी ये मुझे करके बताइए। स्क्वायर की साइड, MN को भूल जाओ, मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। स्क्वायर की साइड निकालिए फटाफट। देखिए, नए तरीके सिखाना चाहता हूं, नई तरीके से सोच सिखाना चाहता हूं, उसके लिए मेहनत चाहिए। स्क्वायर की साइड बतानी है। बच्चे कह रहे हैं 7। अच्छा, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे, कोई उम्मीद है नहीं। भैया ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। दिख रहा है भाई? यहां पे सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी कुछ भी नहीं लग रही है भाई। दो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल है पर वो 90 डिग्री के गैप पे नहीं है एक दूसरे से, है भाई। आप एक बात बताओ, मैंने माना कि ये एंगल थीटा है, ये 45 है, तो ये एंगल कितना होगा? 45 माइनस थीटा, 45 डिग्री माइनस थीटा। हमने कहीं से भी शुरू हो जाओ, आपके सामने दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाला और एक ये वाला दिख रहा है। कहीं से भी शुरू हो जाओ भैया। माना ये वाला एंगल थीटा है, ये 45 है, तो एंगल कितना बचेगा? 45 माइनस थीटा। पूरा सम होना चाहिए 90 डिग्री। पूरा कंप्लीट एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। आपके सामने दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों ना तो सिमिलर है ना कॉन्ग्रुएंट है, कुछ भी नहीं है। ध्यान सुनिएगा बेटा, जहां राइट एंगल ट्राइंगल लगता है वहां ज्योमेट्री लगती है, वहां ट्रिग्नोमेट्री लगती है। ध्यान से सुनिएगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल में ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का ही एक दूसरा रूप है। ढंग से समझिएगा, जो कंसेप्ट में सिखाना चाहता हूं पूरी ज्योमेट्री में कहीं भी लगेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का ही एक दूसरा रूप है। आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ABN, ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ABN। मुझे ये एंगल पता है थीटा, ये 4 है, ये A है। इस एंगल थीटा के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन दिखाता है? tan। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि 4/a। tan थीटा बराबर 4/a। tan थीटा बराबर 4/a। कपिल याद रख लो, 3 4 7 आ जाएगा, वो भी समझाऊंगा, पहले फोकस करो। tan थीटा बराबर 4/a। अरे ये लल्लू फल्लू सवाल नहीं है कि ये थ्योरम इसको रट लो और कर लो है। हर सवाल पेपर में 5 सेकंड में सॉल्व नहीं होता। अगर हर सवाल पेपर में 5 सेकंड में सॉल्व होता है तो इस हिसाब से पूरा पेपर 10 मिनट में निपट जाता। 120 मिनट नहीं दिए जाते पेपर में गधो। पेपर में 3 से 4 सवाल ऐसे होते हैं, 100 में से 3 से 4 सवाल एग्जामिनर ऐसा देता है जिसको एग्जाम में करने के लिए लोहे जैसा दिमाग चाहिए, घोड़े जैसी सोच। ये उन्हीं 3-4 कठिन सवालों में से, अगर आपको करना है तो करिए, आपको नहीं करना है तो मत करिए। जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको पढ़ने दो, तुम्हें नहीं पढ़ना तो भागो यहां से। ये राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा है, इसके सामने की साइड 4 है, ये A है, तो tan थीटा कितना आएगा? 4/a। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 45 माइनस थीटा, इसके सामने की साइड 3 है, ये है A। तो परपेंडिकुलर और बेस, इसमें देखिए जरा, tan 45 माइनस थीटा कितना आ जाएगा? tan 45 माइनस थीटा कितना आएगा भाई? बोलो। 3/a। लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। सही है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सभी लोगों ने पढ़ा है tan a माइनस tan b। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो tan 45 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan थीटा बराबर 3/a इक्वल टू 3/a। tan थीटा कितना? tan थीटा कितना? 4/a। यहां पर रख दीजिए 1 माइनस 4/a, यहां पर रख दीजिए tan थीटा की जगह 4/a। एलसीएम लेंगे तो a माइनस 4/a प्लस 4 हो जाएगा बराबर 3/a। 3/a ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? अभी कैंची की गुणा करेंगे, कैंची की गुणा करेंगे तो a गुणा a स्क्वायर माइनस का 4 है, उधर 3 आएगा तो -4 है, -3 है, माइनस का 7 है। ठीक है भाई, और ये प्लस 4 तिया 12 है। कितना है? 12। तो 12 इधर आएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। परपेंडिकुलर और बेस में tan ही लगता है, लंब और आधार में क्या रिलेशन बताता है? tan, तो tan ही लगाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सभी जानते श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, a बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 49 और प्लस 48 कितना आ जाएगा भाई? 97 अपॉन 2a यानी कि 2। देखिए स्क्वायर की साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, अगर आप माइनस वैल्यू लोगे तो ये निगेटिव चली जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है।
जो कि पॉसिबल नहीं है। तो स्क्वायर की साइड क्या आ गई? अगर आपसे वर्ग की भुजा पूछता तो इस सवाल का आंसर आ जाता 7 प्लस √97/2 सेंटीमीटर, और इस सवाल का उत्तर होता 7 प्लस √97/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस सवाल का आंसर ये है। आया तुम्हारी बुद्धि में? बोलिए। मनीष कह रहे सर ये रूल नहीं आता हमको। मनीष 10 नहीं आता क्या तुम्हें? इट इज नॉट ए प्रीवियसर क्वेश्चन, इट इज फ्रेश क्वेश्चन। ठीक है भैया, सारे सवाल में प्रीवियसर नहीं कराता मैं। 70% सवाल प्रीवियसर रहेंगे, 30% नए डिफिकल्ट सवाल रहेंगे। क्लियर है? गलत कर रहे हो प्रिया, बिल्कुल। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री बहुत प्यार से लगती है, समकोण त्रिभुज में। ध्यान से सुनिएगा भैया, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 4 दे रखा है, 3 दे रखा है। स्क्वायर की साइड क्या है? ए है। ये साइड ए है, ये साइड ए है। मैंने माना ये थीटा, ये 45 डिग्री है, तो कितना बचेगा? 45 माइनस थीटा, कि पूरा स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये कोण थीटा है, उसके सामने वाली साइड एंगल थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बेस होती है, ये लंब होती है, आधार होती है। तो tan थीटा कितना आ जाएगा? 4/a। क्लियर है? इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल 45 माइनस थीटा है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 के सामने हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की कोई जरूरत ही नहीं है, तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनस पता ही नहीं है। tan 45 माइनस थीटा 3/a। यहां पे tan a माइनस भी अच्छी तरीके से जानते, ये हो गया tan थीटा 4/a, रख लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। इस सवाल को करने के तरीके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी तरीकों से सबसे आसान तरीका मैं ये वाला आपको बता रहा हूं। सबसे आसान तरीका बन जाएगा बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी, लेकिन ये तरीका सबसे आसान है। ठीक है ना? आप mn की लंबाई भी यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि ये साइड आ गई a-4, ये a-4 आ गई दोस्तों, ये आ गई a-3। अगर आप यहां पे पाइथागोरस लगाओगे तो आप mn की लंबाई भी निकाल लोगे। ठीक है ना? क्लियर है? ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्यूशन। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताना चाहता हूं, जरा वो भी समझिएगा। दिमाग की नसें खोल के रखिए। आपके सामने एक स्क्वायर है, ये 45 डिग्री है। आपको दिया हुआ कि भैया ये जो डीएम है ये 3 है, और ये जो है एनबी ये 4 है। आपसे पूछा गया कि एमएन की लंबाई निकालो, ये एमएन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये एमएन जो है ये आपसे पूछा गया। कैसे करेंगे? ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से आपको समझना है दोस्तों कि ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है। ए बी सी डी, और ये हो गया दोस्तों आपका एन, और ये हो गया एम। ऐसे ही है ना? ये एम एन आपको निकालना है। ये 4 है और दोस्तों ये 3 है। ठीक है? ये एंगल आपको 45 डिग्री का दे रखा है। आपको एम एन की लेंथ निकालनी है। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, और भी बहुत सारे सवाल। ऐसा कोई भी सवाल अगर आपके सामने दे रखा है स्क्वायर के अंदर इस तरीके से, ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने दे रखा है, तो हर सवाल को करने का शॉर्टकट तरीका, एक कंसेप्चुअल तरीका बता रहा हूं, शिफ्टिंग। आप ऐसे हर एक सवाल को शिफ्टिंग से बना सकते हो। भाई मुझे बात पता है कि इस स्क्वायर की ये वाली साइड अगर ए है, इस स्क्वायर की ये वाली साइड ए है, तो ये वाली साइड भी ए ही है। ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड ए ही है। आप इसे ट्रायंगल को यहां पे उठा के यहां पे शिफ्ट कर दो। आप इसे ट्रायंगल को यहां पे उठा के भैया यहां पे शिफ्ट कर दो। थोड़ा ढंग से समझिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि दोस्त ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला छुटका सा कोण कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर ये आएगा 45 माइनस थीटा। 45 माइनस थीटा। इस वाले ट्रायंगल को मैं यहां से उठा के यहां पे इसको ऐसे रोटेट करके मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं। और ढंग से समझिएगा, ढंग से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। इस तरीके से आ गया भाई। ए बी जो है, ये जो वर्टेक्स बी है, ये जो वर्टेक्स बी है, ये जो वर्टेक्स बी है, ये यहां पे आ गया इसके ऊपर, और ये जो एन है दोस्तों ये आ गया यहां पे एन डैश। इस वाले ट्रायंगल को ऐसे उठाओ और इस वाले ट्रायंगल को यहां पे ऐसे रख दो। भैया जरूरी नहीं कि ऐसे ही शिफ्ट करा जाए, आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी वाले ट्रायंगल को उठा के यहां पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइड एडी और ए बी दोनों बराबर हैं, दोनों ही वर्ग की भुजाएं। चाहे तो आप इसको यहां पे ले आओ और चाहे आप इसको यहां पे ले आओ। मैं ऐसे सैकड़ों सवाल बन सकते हैं, हर एक सैकड़ों सवाल को करने का तोड़ू तरीका बता रहा हूं। आप इसको रोटेट करके यहां पे ले आओ, तो जैसे वर्टेक्स एन है इसके करस्पॉन्डिंग ये एन डैश होगा। ये जो बी है ये कितने का है दोस्तों? 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पे 90 डिग्री यहां जाएगा। बोलो कोई दिक्कत?
अगर ये कोण थीटा, देखिए अगर ये बी एन 4 है तो ये वाली साइड 4 रहेगी, 4 के सामने यहां थीटा है तो दोस्तों 4 के सामने थीटा रहेगा। अरे दोनों सेम ट्राइंगल हैं, ये दोनों ट्राइंगल सेम है मेरे भैया, कब समझोगे? बुढ़ापे में समझोगे हैं? बोलो। आप बोलोगे जी सर समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ज्यादा बेइज्जती ना करो, समझ गए सर हैं। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, यहां 90 के सामने ए एन है, यहां 90 के सामने ए एन है और यहां 90 के सामने ये है ए एन डैश, ये दोनों इक्वल होगा? अरे ये दोनों लेंथ इक्वल होगा भाई, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है, ऐसा तरीका बता रहा हूं। ये देखो ये 45 माइनस थीटा, ये थीटा, ये पूरा एंगल कितना हो गया? ये पूरा एंगल कितना हो गया? बुद्धि लगाओ, ये 45 माइनस थीटा, ये थीटा, ये पूरा एंगल कितना हो गया? अरे बोल दो, ये बोल दो पूरा एंगल कितना होगा? कब बोलोगे? थीटा, 45 माइनस थीटा और थीटा जोड़ के कितना आएगा? थीटा। आपके सामने दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, आपके सामने दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एम ए एन डैश, लिख लो कॉपी में, एम ए एन डैश, दूसरा ट्राइंगल एम ए एन, दूसरा ट्राइंगल एम ए एन, एक ट्राइंगल एम ए एन डैश, दूसरा ट्राइंगल एम ए एन। ये साइड बराबर है, एम दोनों में कॉमन है, एम दोनों में कॉमन है, दो साइड इक्वल हो गई। यहां ये एंगल, सॉरी ये 45 माइनस थीटा और थीटा जोड़ेंगे तो ये एंगल कितने का होगा? 45 डिग्री का, सॉरी 45 डिग्री आएगा, 45 माइनस थीटा और थीटा 45 डिग्री। सबको समझ आया? हाँ 45, क्योंकि यहां पे 45 नहीं है, थीटा थीटा कटेगा, 45 आएगा। ये ए एन, ये साइड इक्वल है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एम दोनों में कॉमन है, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम होंगे। ट्राइंगल एम ए एन, ट्राइंगल एम ए एन डैश, ये साइड इक्वल है, एम दोनों में कॉमन है, दो साइड बराबर आ गई, बीच का एंगल 45, बीच का एंगल 45, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम हो गए। अगर यहां 45 डिग्री के सामने 4 और 3 7 हो रहा है तो यहां भी 45 डिग्री के सामने 4 और 3 7 सेंटीमीटर आएगा एम एन की लंबाई, और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। कोई 5 कह रहा था, कोई 22/7 कह रहा था, कोई कुछ, सब लोग बुड़वक हैं। क्या आपकी बात समझ में आया? दिलीप पूरा 90 होना चाहिए ना? चलिए, तो मैंने अभी तक आपको 3 क्वेश्चन कराए, तीनों क्वेश्चन एकदम हाई लेवल थे। मुझे लगता है कि आप इन क्वेश्चन को कर पाने में कामयाब रहे होंगे, ठीक है, तभी आप कर पा रहे हैं। मजेदार बातें थी। देखिए, मैं केवल बच्चों को खुश करने के पर्पज से नहीं पढ़ाता हूं, सब कुछ सीखना जरूरी है, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, हर एक चैप्टर के हर एक एस्पेक्ट को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये कंपटीशन है। भारत में स्थिति ऐसी है कि 40 लाख बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं और नौकरी केवल 10,000 है, तो 40 लाख में से 10,000 बच्चों का फिल्टर करना है, तो वही बच्चे आखिरी लेवल तक पहुंचते हैं जिनके अंदर बहुत पेशेंस होगा, बहुत धैर्य होगी, सरकार से लड़ने की भी और खुद से लड़ने की भी, अपने परिवार से लड़ने की भी, और 2-3 साल पेशेंस रखने की भी होगी। और वो बच्चे जिनको बहुत कुछ आता हो, जिनको एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा नॉलेज हो, भाई तुम भी वही जानकारी रखते हो, तुम्हारा दोस्त भी वही जानकारी लगता है, अब नौकरी तो उस तीसरे बंदे को मिलेगी ना जो तुम दोनों से ज्यादा मेथड जानता हो। अरे बात समझे कि नहीं? अगर आपको नौकरी लेनी है तो सिंपल सा फंडा है, आपको एक दूसरे बच्चों से खास स्पेशल अपने अंदर जनरेट करना होगा, ऐसे तरीके आपके पास हो, गणित में आपको इतनी वोकैबुलरी याद हो, आपको इतनी जीके की नॉलेज हो जो दूसरे बच्चे को ना हो, आप दूसरे से सुपीरियर बन के ही नौकरी ले सकते हैं। और सुपीरियर कैसे बनोगे? जब आप दूसरों से ज्यादा एफर्ट करोगे, उनसे ज्यादा अच्छे सवाल लगाओगे, उनसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उनसे ज्यादा प्रीवियस ईयर रिपीट करोगे। आगे चले नेक्स्ट। अब तक का कॉन्ग्रुएंसी का लास्ट क्वेश्चन सबसे भयानक क्वेश्चन, ठीक है, करें? हाँ शैलेश, बिल्कुल होगा यार। सर जैकेट निकाल दो, गर्मी हो रही भैया, मैं गरीब आदमी हूं, ठंड लगती है मुझे, 48 किलो वजन है मेरा,
कहीं मेरी हड्डियों में गर्मी ठंड चली गई तो तुम्हें कौन पढ़ाएगा? तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है ना? इसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है तुम्हें मुझसे? हैं? स्वार्थी हो तुम लोग, हैं भाई? मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? खूब रोई। चलो इधर देखो, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है। दिए गए चित्र में ए बी सी डी, देखिए एक ऐसा सवाल है जिसमें ज्योमेट्री मेंसुरेशन दोनों एक साथ सिखाऊंगा। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है और यहां पे एक लाइन इस तरीके से खींची गई है, आर क्यू पी आर 24 है और आर क्यू 10 है। ठीक है, एक लाइन दोस्तों इस तरीके से खींची गई है, पी क्यू पी क्यू। बात को समझना, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होंगी। अब यहां पे पॉइंट सी से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया दोस्तों, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर डाला गया है दोस्तों पॉइंट सी से इस तरीके से। अबे डल जा, वेरी गुड, 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये पी आर। तो ये जो लाइन है सी आर, ये पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। ठीक, कोई तकलीफ कोई परेशानी? आपको दे रखा है जी पी आर 24 है, पी आर 24 है। आपको दे रखा है भैया मेरे क्यू आर 10 है, ये क्यू आर 10 है और एंगल डी सी पी एंगल पी सी आर के बराबर है। तो आप यहां से पी से सी को मिला लो, पी से सी को मिला लिया। आपको बोल रखा है कि एंगल डी सी पी ये थीटा है, तो एंगल पी सी आर ये थीटा, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो आपसे पूछा है शेडेड एरिया बताइए। देखिए शेडेड एरिया को छोड़ो, शेडेड एरिया को हटाओ, आप मुझे बताओ इस वर्ग की भुजा क्या होगी। आपको ये वर्ग की भुजा निकालना है दोस्तों, ए। ये वर्ग की भुजा निकालनी है आपको, ए। अगर आपको स्क्वायर की साइड पता लग गई तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। मतलब हमारे जिंदगी का जो मकसद है इस वर्ग की भुजा निकालना है। वर्ग की भुजा करिए, कौन करेगा? मेरे टिकाऊ भैया आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहां पे भैया ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैं, बिल्कुल हैं। ये थीटा, ये थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आपके सामने दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल पी डी सी, ट्राइंगल पी आर सी, ट्राइंगल पी डी सी, ट्राइंगल पी आर सी। दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी 90 ये भी 90 है, ये थीटा ये थीटा। दो राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर हैं, तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो गए भाई। ये 90 ये 90 है, ये थीटा। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये इक्वल आ जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अगर मेरे प्यारे भाई आप यहां पे ज्योमेट्री वो भी लग सकती थी, ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकती है, पर वो छोड़ो है भाई। ये जो है मेरे दोस्त सभी लोग ढंग से समझना कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो गए। आप बताओ यहां 90 के सामने, यहां 90 के सामने सीपी है, यहां 90 के सामने सीपी है, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:1 हो गया। अगर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:1 हो गया तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बोलो हाँ, थोड़ी बुद्धि लगाओ, कब लगाओगे? अरे भैया दोनों ये 90 90, ये थीटा, यहां 90 के सामने सीपी है, यहां भी 90 के सामने सीपी है, तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ रही है भाई। 90 के सामने सीपी हाइपोटेनस, 90 के सामने दोनों का हाइपोटेनस सेम है। अगर दोनों का हाइपोटेनस सेम है, 90 के सामने सीपी तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे प्यारे भाई, तो अगर यहां थीटा के सामने 24 है तो यहां भी तो थीटा के सामने 24 होगा, यहां भी तो थीटा के सामने 24 होगा। बोलो बच्चा भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, काहे टेंशन ले रहे हो? यहां इस एंगल के सामने की साइड ए है, इस एंगल के सामने ए है, तो यहां भी तो इस एंगल के सामने की साइड ए होगी, ये साइड ए होगी स्क्वायर की साइड के बराबर। बोलो कब बोलोगे? बुढ़ापे में बोलोगे हैं? इस एंगल के सामने ए है तो यहां भी इस एंगल के सामने ए होगा। बोलिए, स्क्वायर की हर एक साइड ए होती है, ये साइड ए है, ये 24 है, तो कितना बचा? ये कितना बचा दोस्तों? तो आप कहोगे जी ये A-24 आ गया, A-24। बोलो ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक। अगर मैं दोस्तों सी से क्यू को मिला दूं, अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं सी से क्यू को मिला दूं,
आपके सामने अब दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए 90 डिग्री 90 डिग्री। ध्यान सुनिए, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भैया यहां पे देखिए ध्यान से, सी बी क्यू सी आर क्यू, सी बी क्यू सी आर क्यू, दोनों ही समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री 90 डिग्री। ये साइड ए और ये साइड ए, सी आर ए है सी बी ए है, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में। आप बताइए मेरे प्यारे भाई, ये साइड हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है, हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो जाएंगे। दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों में एक साइड सेम है, ये भी स्मॉल ए है ये भी स्मॉल ए है, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों सर्वांग सम आ जाएंगे। बोलो मेरे प्यारे भाई, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, 90 के सामने दोनों का हाइपोटेनस सी क्यू सेम है, ये साइड ए ये साइड ए, आरएचएस से दोनों सेम है, आरएचएस से दोनों सेम है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग लेंथ। आप बोलोगे जी सर ये 10 आ जाएगा, अगर ये 10 है पूरा कितना है भैया, स्क्वायर की साइड ए, तो कितना आ जाएगा a माइनस 10, a माइनस 10 बोलो, आगे a माइनस 10। ये एंगल कितने डिग्री का है दोस्तों, ये एंगल 90 डिग्री का है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है ए, तो आप यहां पे पाइथागोरस का भरपूर प्रयोग कर सकते हो कि a माइनस 10 स्क्वायर, a माइनस 24 स्क्वायर, 10 ही था, a माइनस 24 स्क्वायर प्लस a माइनस 10 स्क्वायर बराबर 24 प्लस 10 34 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। क्लियर है? तो आप बोलोगे जी सर 10 से किस एंगल ले रहे हैं भैया, ये दोनों जो है मेरे प्यारे भाई, ये दोनों ना बहुत ही बढ़िया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट है भैया। अगर इनकी दो साइड सेम हो रही है तो तीसरी साइड भी तो सेम होगी, ये ए है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये तीसरी साइड 10 है तो इसकी भी तो तीसरी साइड 10 आएगी। बोलो कब बुद्धि लगाओगे? अब या तो इसको सॉल्व करो, अब 34 देख के तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जाती है कि यार 34 आ रहा है, और आंसर भी इंटीजर में, तो कहीं ट्रिपलेट तो नहीं सेट कर दिया 8 15 17, लेकिन 8 15 को कि 34 में प्राइम नंबर 17 दिखाई देता है। अब 17 का तो डबल 34 होता है, तो 16 30 34 तो कहीं सेट नहीं कर दिया कि 16 30 34 ट्रिपलेट सेट कर दिया। एग्जामिनर हमारे मजे ले रहा हो, 16 30 34, अभी 16 बनाने के लिए छोटी साइड 16 है, इसको 16 बनाने के लिए क्या आएगा, ए 40 होना चाहिए, ए 40 होगा। अभी अगर मुझे इसे 30 बनाना है तो यहां से ए 40 आएगा, बिल्कुल ठीक। स्क्वायर की साइड 40 सेंटीमीटर आ गई, स्क्वायर की साइड 40 सेंटीमीटर आ गई। दिलीप भैया दुख होता है मुझे तुम्हारे ऐसे कमेंट पढ़ के। दिलीप का कमेंट है सर कॉन्ग्रुएंट में रेशियो सेम होता है, इक्वल थोड़ी ना होता है। अरे वाह वाह वाह, देखो क्या क्या सुंदर तर्क विचार दिया है सर, कॉन्ग्रुएंटी में, कॉन्ग्रुएंस में रेशियो सेम होता है, इक्वल थोड़ा ना होता है। तुम्हारी ऐसी तैसी, ये 24 है ये 10 है, तो टोटल कितना होगा पी के 34। पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं, 24 और 10 34, ठीक है। यानी कि स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। आपसे शेडेड एरिया पूछता है दोस्तों, शेडेड एरिया कितना जाएगा 40 का स्क्वायर 1600, शेडेड का एरिया कितना जाएगा 1600, ठीक है दोस्त। देखिए ये एक फॉर्मूला है, ये मेंस का पूछा हुआ सवाल भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा जब आगे धीरे धीरे हम चलेंगे कि अगर आपके सामने कोई स्क्वायर बनाया जाता है, अगर आपके सामने कोई वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की चारों साइड पे हम एक सेमी सर्कल खींच दें, वर्ग की चारों साइड पे अगर हम सेमी सर्कल अर्धवृत्त खींच दें और वर्ग को कवर करने वाला वर्ग का हम सरकम सर्कल खींचे, तो ये जो शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया आएगा, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, आगे आप इसको प्रूफ भी कर लोगे। ये जो डायरेक्ट शॉर्टकट है कि ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया की वैल्यू वो हमेशा स्क्वायर के एरिया के बराबर होती है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगी, ठीक है। मैं आपको सिद्ध भी करके बताऊंगा, अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि शेडेड एरिया हमेशा स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां भी सेम ही चीज दे रखी है, हालांकि ये मैंने जानबूझ के डाला है, मैंने जानबूझ के डाला है, ठीक है, क्योंकि मेंसुरेशन यहां तक ज्योमेट्री का था, आगे मेंसुरेशन का सवाल बन गया, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर की साइड पूछता तो 40 आंसर हो जाता है। यहां देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का सरकम सर्कल खींचा है, उसकी चारों साइड पे सेमी सर्कल खींचा है, तो जो शेडेड एरिया होगा टोटल ये स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा, स्क्वायर की साइड 40 है तो स्क्वायर का एरिया 1600 होगा, और ये आंसर है, ठीक है। तो मैंने बहुत प्यार से धीरे धीरे करके समझाया, मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी।
बहुत ही मजेदार मजेदार हमारी बातें थी, आगे बढ़ जाएं। यस यस वीरा बाबू। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी समाप्त होता है। शुरू के 9 क्वेश्चन बहुत आसान थे, बाद के 4 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, पर वो आपको करने जरूरी हैं, दिमाग की नसें इससे खुलती हैं। ठीक है, क्लियर? कोई परेशानी? क्लियर दोस्तों? चलिए, तो आपका सिमिलरिटी भी हो गया, कॉन्ग्रुएंसी भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग ला लीजिए, मास पॉइंट ज्योमेट्री, एमपीजी। मास पॉइंट ज्योमेट्री, एमपीजी। मास पॉइंट ज्योमेट्री, एमपीजी। क्लियर है? ठीक है, देखिए मेरे प्यारे भाई, मास पॉइंट ज्योमेट्री एक्चुअली एक फिजिक्स का कंसेप्ट है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मास पॉइंट ज्योमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? आप कहीं भी देखिएगा, किसी के भी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एक ज्योमेट्री के सवालों को सॉल्व करने का एक इलीगल तरीका समझ लो। एक्चुअली ये एक फिजिक्स का कंसेप्ट है, और उस फिजिक्स के कंसेप्ट को एक हैदराबाद के प्रोफेसर थे जिन्होंने ज्योमेट्री में लगाया ज्यामिति। फिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? इसको पढ़ने का केवल एक ही पर्पज है कि बहुत सारे ज्योमेट्री के ऐसे सवाल हैं जिनमें बहुत लंबी लंबी ज्योमेट्री की थ्योरम लगती है। उसके लिए उन सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग ज्योमेट्री की थ्योरम याद रखनी पड़ती है। तो उन सभी थ्योरम को साइड में करके एक कंसेप्ट से ज्योमेट्री के बहुत सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जाते हैं, लेस एफर्ट लगा के। ठीक है, तो ये एक इलीगल तरीका हो गया ज्योमेट्री के बड़े बड़े क्वेश्चंस को बिना थ्योरम लगाए, बिना बहुत सारे फॉर्मूला याद करके करने का। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आप ज्योमेट्री के बहुत सारे सवाल कर पाएंगे। इसमें करते क्या है दोस्तों, इसमें हम बेसिकली रेशियो के बारे में बात करते हैं। इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? रेशियो के बारे में बात करते हैं। ज्योमेट्री का मतलब किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, इसमें फिजिक्स के बैलेंसिंग के कंसेप्ट को यूज करते हैं। बैलेंसिंग के कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। न्यूटन का लॉ ही, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है ना? चलिए ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, बैलेंसिंग आपको सीखनी है रेशियो की। अभी समझते हैं। देखिए है क्या मास पॉइंट ज्योमेट्री। सबसे पहले आपको समझना होगा सीवीएन। सीवीएन, क्या मैंने आपको सीवीएन पढ़ाया दोस्तों? सीवीएन क्या होता है, क्या मैंने ये आपको पढ़ाया है भाई? देखिए, अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ, किसी भी साइज या किसी भी शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रायंगल है दोस्तों, ट्रायंगल ए बी सी। अगर आप ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, अगर आप ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो, किसी भी पॉइंट को, आपने ये मिला दिया, 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 तो ये सब क्या है? ये सब सीवीएन कहलाती है। क्या कहलाती है? सीवीएन, है ना? त्रिभुज की भुजा के किसी भी बिंदु से अपोजिट वर्टेक्स को मिला देना ही जो लेंथ बनती है वो सीवीएन कहलाती है। इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप की सीवीएन है, माध्यिका भी एक सीवीएन है, एल्टीट्यूड भी एक सीवीएन है। आप मेरी बातों को समझे? ठीक है, चलिए तो पहले हम फिजिक्स का बैलेंसिंग का कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम ज्योमेट्री में आएंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज से समझाता हूं। सीवीएन को हिंदी में विकास सीवीएन कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, आप पार्क में झूला घूमने गए, कोई लोग पार्क में झूला घूमने, ध्यान समझिएगा, क्या आप लोग पार्क में झूला घूमने गए? तो इस तरीके से होता है दोस्तों, और ये झूला यहां पे बैलेंस किया जाता है। झूला जो है वो यहां पे बैलेंस किया जाता है, बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, मतलब जितनी लेंथ उधर रहेगी उतनी ही लेंथ उधर रहेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इधर हम 60 केजी का वजन बिठा दें दोस्तों, अगर हम इधर 60 केजी का वजन बिठा दें, 60 केजी वजन, क्लियर है? तो आप एक बात बताइए, यहां कितने किलो वजन आपको रखना पड़ेगा, कितने किलो वजन आपको रखना पड़ेगा जिससे कि ये झूला बैलेंस रहे। अब जैसे ऐसे झूला है, आप इधर 60 किलो वजन रखोगे तो झूला इधर की तरफ झुक जाएगा। अगर आपको बैलेंस करना है, देखिए जिस पॉइंट पे बैलेंस किया जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं पिपिटल पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिपिटल पॉइंट। तो अगर आपको इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए दोस्तों आपको यहां पे 60 केजी वजन ही रखना होगा। तो आप बोलोगे जी सर 60 केजी,
ये तो सबसे बेसिक बात है। यहां 60 केजी वजन है या 60 केजी वजन है, तो टोटल कितना वजन हो गया दोस्तों? टोटल कितना वजन होगा? शीशो, बिल्कुल चंद्रशा शीशो। 60 टोटल कितना वजन होगा? 120 केजी। देखिए जो मास है, जो द्रव्यमान है, ये जो हमारा अर्थ है ना, जो अर्थ का सेंटर है, मास जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ को, एक मास एक टाइप का फोर्स ही है जो अर्थ के सेंटर की तरफ की डायरेक्शन में होता है। तो झूले पे टोटल 120 केजी है। इसको बैलेंस करने के लिए एक आभासी बल लगता है, इसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट रिएक्शन 120 केजी का, 120 केजी का अपोजिट रिएक्शन ये झूला लगाता है ऊपर की तरफ। ये एक ऐसा फोर्स है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। 60 टोटल 120 केजी है। तो इस पिपिटल पॉइंट पर, इस बैलेंसिंग पॉइंट पर एक्शन के अपोजिट रिएक्शन 120 केजी का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों? क्या इसमें किसी को कोई परेशानी है? वेरी गुड दिलीप। ठीक है, अब ये सबसे सिंपल बात थी, इसे हर कोई बच्चा जानता है। ठीक है ना? वीडियो इज नॉट चलिंग, वीडियो इज चलिंग भैया। वीडियो नहीं चल रही क्या? नो डाउट। ठीक है, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। यस, अगर हम, मेरे प्यारे भाई, अगर हम यहां 60 केजी के बजाय अगर मैं यहां पे 100 केजी का बंदा रख दूं, तो अब बताओ क्या ये झूला बैलेंस रहेगा? दोस्तों क्या ये झूला बैलेंस रहेगा? ये बताओ। अगर मैं यहां पे 100 केजी का बंदा रख दूं, क्या ये झूला बैलेंस रहेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये झूला बैलेंस नहीं रहेगा, ये 100 केजी वाले बंदे की तरफ जो है झुक जाएगा, ये 100 केजी वाले बंदे की तरफ झुक जाएगा। तो अगर मुझे झूले को बैलेंस करना है तो इस पिपिटल पॉइंट को यहां से शिफ्ट करना होगा। बताइए पिपिटल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा? मैं फिजिक्स के दैनिक व्यवहार की चीजें पूछ रहा हूं, डेली लाइफ की चीजें है भाई। गांव के खेतीबाड़ी करने वाले किसान भी इस कंसेप्ट को जानते हैं कि अगर मुझे इस झूले को बैलेंस करना है तो इस पिपिटल पॉइंट को उधर शिफ्ट करूंगा कि इधर शिफ्ट करूंगा? बताइए। बीचों बीच में तो नहीं रख सकते। एक बच्चा कह रहा है 60 केजी की तरफ, एक कह रहा है 100 केजी की तरफ, लेफ्ट में राइट में। बिल्कुल सही बात। अगर आपको ये झूला बैलेंस करना है इस केस में, तो 100 बीच में तो नहीं होगा, 100 केजी वाले मास की तरफ यहां पे आपको शिफ्ट करना होगा, यहां पे आपको शिफ्ट करना होगा मेरे प्यारे भाई, 100 केजी की तरफ शिफ्ट करना होगा। क्लियर है? क्योंकि आप देखिए यहां पे दो चीजें काम कर रही हैं। एक तो है यहां पे मास यानी कि द्रव्यमान, और मेरे प्यारे भाई एक है यहां पे लेंथ, एक है मेरे प्यारे दोस्त यहां पे लेंथ। ये 60 केजी का वजन है, ये 60 केजी का वजन है, पिपिटल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है? इतनी डिस्टेंस पे। ये 100 केजी का वजन है, ये पिपिटल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे? इतनी डिस्टेंस पे। अगर मास बराबर बराबर है तो लेंथ भी बराबर बराबर रहेगी। अगर मास कम है तो लेंथ ज्यादा रहेगी, पिपिटल पॉइंट से दूरी ज्यादा बनानी पड़ेगी, और अगर मास ज्यादा है तो लेंथ कम रहेगी। ये कॉमन सेंस है मेरे प्यारे भाई, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट मास और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिजिक्स के बैलेंसिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप एक शीशो लें, यहां पे m1 केजी मास लगाते हो और यहां पे m2 केजी का वजन रखते हो, और आप इसको यहां पे बैलेंस करने की कोशिश करते हो इस पिपिटल पॉइंट पर, इस पिपिटल पॉइंट की मास m1 से दूरी l1 है, मास m2 से दूरी l2 है, तो ये कभी बैलेंस हो पाएगा? इन बैलेंसिंग कंडीशन ये झूला तभी बैलेंस हो पाएगा जब मास और उस मास की पिपिटल पॉइंट से डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे। यानी कि ये मास m1 और इसकी पिपिटल पॉइंट से डिस्टेंस l1, m1 l1 बराबर है m2 l2 के। ये प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? हमेशा सेम होना चाहिए, m1 l1 इक्वल टू m2 l2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल राहुल, समझ में आया? m1 l1 बराबर m2 l2, दिस इज द अवर गोल्डन कंसेप्ट। अगर मैं m2 को इधर लाऊंगा तो m1 बटे m2 बराबर आएगा, l1 उधर चला जाएगा, l2 बटे l1, l2 बटे l1। दिस इज द अवर गोल्डन कंसेप्ट। यानी कि मास और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल होगा। जो मास का रेशियो रहेगा m1 बाई m2, उसके रिवर्स रेशियो रहेगा लेंथ का। मास का जो रेशियो है वो लेंथ के रेशियो का रिवर्स होता है। ये बात आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? अगर यहां मास का रेशियो 60 100 3 5 है, 3 5 है, तो उन मास की पिपिटल पॉइंट से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशियो रिवर्स रहेगा 5:3। ये जो रेशियो रिवर्स रहेगा लेंथ का 5:3। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसी कंसेप्ट को, ये फिजिक्स की बात है, हर कोई बच्चा जानता है, ज्योमेट्री में लगाना हमको सीखना है, बिल्कुल इप्सिट।
मास इंटू लेंथ टॉर्क होता है वैसे बल घूर्ण। क्या आपको मेरी बात समझ में? मास का रेशियो लेंथ के रेशियो का रिवर्स होगा। क्या आप मेरी बात समझे हैं मेरे दोस्त? एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? बस इतना ही समझना है। अरे ठीक है ना। चलिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों यहां पे 70 केजी वेट है, 70 केजी वेट है, और ये जो लेंथ है ये 15 मीटर है भाई। यहां पे दोस्तों आपकी 6 मीटर है, तो यहां पे कितना केजी वेट होगा करके बताइए जल्दी से। बोलो मेरे प्यारे भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि M1 L1 बराबर M2 L2, 70 गुणा 15 बराबर 6 इंटू M2 भाई। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2 से 70 ये 35 बार कट जाएगा, 35 पंजे 175, तो यहां पे वजन जो होगा वो 175 केजी का होगा। क्या आप मेरी बात को समझे? 175 केजी। अरे ठीक है ना, बोलो। ठीक है, चलिए यहां पे जो लेंथ है दोस्तों, और यहां पे जो लेंथ है, यहां 91 केजी है, यहां पे 52 केजी है। ये जो लेंथ है दोस्तों ये 176 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां बैलेंस किया गया है। ये लेंथ कितनी होगी? 91 केजी की पिपिटल पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी जल्दी से? सभी लोग बताओ, बहुत प्यार से, बहुत आसान सी चीजें हैं यार। 112 64 कुछ भी बोल रहे हो आप। बताइए मास का क्या रेशियो? 13 सत्ते 91, 13 चौका 52। अगर मास का रेशियो 7:4 है, मास का रेशियो 7:4 है, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स होगा ना 4:7। लेंथ का रेशियो रिवर्स होगा ना 4:7। मास का रेशियो 7:4 है, 13 सत्ते 91, 13 चौका 52, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स होगा 4:7। टोटल लेंथ कितनी आएगी? 4 और 7 11, टोटल लेंथ आएगी 11। और सवाल में 11 यूनिट की वैल्यू 176 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। अगर एक की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16 चौका 64 सेंटीमीटर। एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा यार। कोई 44 बोल दे रहा है, कोई 64 बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई कुछ। अरे मंदबुद्धि हो क्या? ये 64 आएगा और ये आएगा 112, ये लेंथ आएगी 112 सेंटीमीटर। मास ज्यादा है तो लेंथ कम आएगी, मास कम है तो लेंथ ज्यादा आएगी, जिससे कि प्रोडक्ट सेम रहे। इतनी सी बात को मैं भाई, इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल करा सकता हूं, जरूरत है क्या बताने की? है भाई, आप समझदार बच्चे हो कि मैंने ये बात बता दी तो आप ये सब छोटी मोटी चीजें कर लोगे। हाँ ऋतिक भाई, कर लोगे ना? मंजू कह रहे हैं सर रिवर्स तो लेते। मंजू भगवान से जाके पूछिए, अरे कर लोगे ना? आगे बढ़े अब। ठीक है, अब हम अपनी बातों पे आ जाते हैं, ज्योमेट्री पे। देखिए ध्यान से, ज्योमेट्री में क्या वैरायटी बनती है। ज्योमेट्री में इस मेथड की सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि जो मैंने सवाल सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया कि गलत सॉल्व किया। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। इस पे मोस्टली 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको तीनों चीजें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको कोई ट्राइंगल दे देगा इस तरीके से। आपको कोई ट्राइंगल दे देगा दोस्तों इस तरीके से, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC आपके सामने ट्राइंगल दे दिया। अब ये C1 खींच दी दोस्तों इस तरीके से AD, और ये C1 खींच दी आपको दूसरी इस तरीके से दोस्तों BE, और ये तीसरी C1 खींच दी आपको इस तरीके से CF। 3 C1 खींची हैं, वर्टेक्स A से B से और C से जाने वाली AD BE CF आपको इस तरीके से खींच देगा। ये तीनों C1 कहीं ना कहीं पे काटेंगी। इसको मैंने नाम दे दिया O, इसको हमने नाम दे दिया O। पहला सवाल क्या रहेगा कि देखिए, अगर आपको इस टाइप के कोई भी सवाल में बहुत सारे रेशियो बन जाएंगे। देखिए, अगर आप C1 को देखोगे तो 2 टुकड़े हो गए AOD, BE को देखो 2 टुकड़े हो गए BOE, CF को देखो 2 टुकड़े हो गए CO
ओ एफ। साइड बीसी को देखो दो पार्ट हो गए बीडीडीसी, एसी को देखो दो पार्ट हो गए एईसी। आपको कोई भी दो रेशियो देखे कुछ भी पूछ सकता है, आपको कोई भी दो रेशियो देकर आपसे किसी भी रेशियो के बारे में पूछ सकता है। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा, जब आपको दो साइड पे रेशियो दे रखा है, जब आपको दो साइड पे रेशियो दे रखा है, सपोज आपको दे रखा है कि जी बीडी से डीसी का रेशियो 5:3 है, बीडी से डीसी का रेशियो 5:3 है, 5:3 है, 5:3 है, और बीएफ से एएफ का जो रेशियो है वो 1:2 है, और आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे ए अनुपात ईसी पूछ सकता है, आपसे ए रेशियो ईसी पूछ सकता है, आपसे एओ रेशियो ओडी पूछ सकता है, बीओ रेशियो ओई पूछ सकता है, सीओ रेशियो ओएफ, जो मर्जी आए वो पूछ सकता है, किसी भी लेंथ पे, किसी भी लेंथ पे कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको दो रेशियो दे रखे साइड पे, इस साइड पे या इस साइड पे, किसी भी दो साइड पे दे सकता है, आपको इस पे दे देगा, आपको इस पे दे देगा। ये पहला पैटर्न बनता है, ये पहला पैटर्न बनेगा सवाल पूछने का। दूसरा पैटर्न आपको समझिए मेरे प्यारे दोस्त, कि अगर आपको इस तरीके से दे रखा है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, और ये C1 खींची है मेरे प्यारे भाई इस तरीके से AD, ये BE, और ये CF, और ये पॉइंट O है। ठीक है ना? क्लियर है? दूसरा पैटर्न ये बनता है कि आपको एक रेशियो साइड पे देगा और एक रेशियो C1 पे देगा। एक रेशियो आपको साइड पे देगा, यहां देखिए ध्यान से, एक रेशियो आपको साइड पे दे दिया कि जी ये रेशियो 4:3 है, एक रेशियो साइड पे दे दिया, और कोई भी एक रेशियो आपको C1 पे दे दिया कि जी ये एओ अनुपात ओडी 3:2 है, एओ अनुपात ओडी 3:2, एक रेशियो भुजा पे देगा, एक रेशियो C1 पे देगा। फिर आपसे जो उसके मन में आएगा वो आपसे सवाल पूछ लेगा। ठीक है ना? एएफ रेशियो एफ भी पूछ लेगा, एओ ए अनुपात ईसी पूछ लेगा, बीओ अनुपात ओई पूछ लेगा, सीओ अनुपात ओएफ पूछ लेगा। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहां पे दोनों रेशियोस ने साइड्स पे दे रखे हैं। तीसरा सवाल ये बनेगा, जब आपके दोनों ही रेशियो को C1 पे देगा, जब आपके दोनों ही रेशियो को C1 पे देगा, ध्यान से, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये हो गया एडी बीई सीएफ, ओ पे काट रहे हैं। ठीक है ना? ध्यान समझिएगा, आपको दो दे देगा, एओ अनुपात ओडी, आपको ये रेशियो दे दिया C1 पे, एओ अनुपात ओडी 5:2 है, ये एओ अनुपात ओडी 5:2 है, ये 5:2 है। आपको ये दे दिया कि बीओ अनुपात ओई, ये जो रेशियो है 4:3 है, बीओ अनुपात ओई ये रेशियो, दोनों ही रेशियो C1 पे दे दिए, एओ रेशियो ओडी दे दिया, बीओ रेशियो ओई दे दिया, और आपसे कुछ भी पूछ लेगा, सीओ रेशियो ओएफ पूछ लेगा, एएफ रेशियो एफबी, बीडी रेशियो डीसी, ये सवाल बन गए तीनों। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या इसमें कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या? ये सारे सवाल कर पाओगे? मैं आपको 1 बाय 1 करके एक एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक क्वेश्चन समझाएंगे। सबसे पहले पैटर्न नंबर 1, तब तक मैं आपको समझाऊंगा जब तक आपको पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी है, ये एक त्रिभुज एबीसी है, ये हो गया मेरे दोस्त एडी, और ये बीई, और ये सीएफ। ठीक है? सवाल में आपको ये दे रखा है 5:2, बीडी से डीसी का जो रेशियो है 5:2 है, 5:2 है, 5:2। ठीक है भाई? क्लियर है? और ए से ईसी का जो रेशियो है 3:4 है, ये ए से ईसी का जो रेशियो है ये 3:4 है, ए से ईसी का जो रेशियो है 3:4 है। आपसे पूछा एएफ से एफबी का रेशियो बताओ, एएफ से एफबी का रेशियो बताओ, ये मेरा सवाल है। पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिल्कुल प्रदीप वही आ रहे हैं। आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, तीनों C1 खींची गई है, C1 ऐसे खींचने कि एक ही पॉइंट से पास करे, ऐसा नहीं कुछ भी कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? तो ये बीडी से डीसी 5:2 है, ये रेशियो 3:4 है, एएफ से एफबी जो है ये आपको निकालना है, करके बताइए कैसे होगा ना। मैं आपको समझाता हूं अभी कैसे बताओगे, ध्यान सुनिएगा। आपको यहां पर रेशियो दिया है साइड बीसी पे, आपको रेशियो दिया है साइड एसी पे, आपको साइड बीसी और साइड एसी दो साइड पे रेशियो दिया है। आप ध्यान से देखोगे साइड बीसी और साइड एसी में पॉइंट सी कॉमन है, ये पॉइंट सी कॉमन है। क्या कॉमन है? पॉइंट सी कॉमन है। नहीं वीरा बाबू, पॉइंट सी कॉमन है। तो जहां पॉइंट कॉमन मिलेगा शुरुआत वहीं से करनी है, जहां पॉइंट कॉमन दिखेगा वहीं से शुरुआत करनी है। बीडी रेशियो डीसी 5:2 दे रखा है, ए रेशियो ईसी 3:4 दे रखा है, तो पॉइंट सी कॉमन है, तो शुरुआत करेंगे पॉइंट सी से ही। क्लियर? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ध्यान से सुनिएगा।
फिजिक्स का कंसेप्ट लगाना है, बैलेंसिंग करते हुए चलना है। हर एक लाइन, हर एक पॉइंट परफेक्टली बैलेंस होना चाहिए, हर एक लाइन परफेक्टली बैलेंस होना चाहिए। अगर मेरे प्यारे भाई सब कुछ भूल जाओ, इस लाइन बीसी को देखो, ये लाइन बीसी देखो, ये लाइन बीसी, अगर ये लाइन बीसी बैलेंस है, कहां पे बैलेंस है? पॉइंट डी पे, पॉइंट डी पे, पॉइंट डी पे आप सुई अटका दोगे, पॉइंट डी पे बैलेंस है। अगर लेंथ का रेशियो 5:2 है, लेंथ का रेशियो 5:2 है, तो यहां पे 2 kg वजन आना चाहिए, यहां पे 5 kg वजन आना चाहिए, तब बैलेंस होगा। यहां 2 kg वजन आना चाहिए, यहां 5 kg वजन आना चाहिए, तब बैलेंस होगा। लेंथ का रिवर्स मास का रेशियो देखिए, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, तब बैलेंस होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर थोड़ी बुद्धि लगाओ, रुक जाओ, अभी क्यों परेशान हो रहे गधो हैं? यहां लेंथ का रेशियो 5:2 है, तो मास रिवर्स होना चाहिए, यहां 2 kg वजन आना चाहिए, यहां 5। मतलब अगर ये लाइन बैलेंस है, अगर ये लाइन बैलेंस है, 5:2 है, तो यहां 2 kg वजन आना चाहिए, यहां 5 kg वजन आना चाहिए, तभी होगा। बोलो, आप बोलोगे जी सर अगर ये लाइन बैलेंस है, अगर ये लाइन एसी बैलेंस है, कहां पे? पॉइंट ई पे बैलेंस है। ये रेशियो 3:4 है, रेशियो 3:4 है, लेंथ का रेशियो 3:4 है, तो मास का रेशियो रिवर्स होना चाहिए 4:3। मतलब यहां 4 kg वजन आना चाहिए, यहां 3 kg वजन आना चाहिए, यहां 4 kg आना चाहिए, यहां 3 kg रिवर्स होना चाहिए। देखो तभी तो होगा, 4×3=12 और 3×4=12, तभी सम बैलेंस होगा। आप बोलोगे जी सर तो यार एक बात बताओ, मेरी बुद्धि में एक बात आई क्या? अगर ये लाइन बैलेंस है तो ये कह रहा है कि पॉइंट सी पे 5 किलो रखो, और अगर ये लाइन बैलेंस है तो ये कह रहा है पॉइंट सी पे 3 किलो रखो, 3 किलो। तो भैया हम एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। 5 और 3 का एलसीएम, ये लाइन बैलेंस है तो 5 किलो रखने को बोल रहा है, ये बोला 4 किलो रखो, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो ना हम 5 रखेंगे ना हम 3 रखेंगे, हम दोनों की बात को सम्मान देंगे, है भाई। हम 5 और 3 का एलसीएम, यहां पे कितने किलो वजन रखो? 15 किलो। पॉइंट सी पे कितने केजी वजन रखेंगे? 15 केजी। यही एक सिंपल सा कंसेप्ट है। पॉइंट सी पे 15 केजी, कोई कठिन बात नहीं, बहुत आसान बात है। 15 केजी वजन रखो सी पे। कितनी वजन रखोगे सी पर? 15 केजी। बोलो जी रख लोगे? रखोगे 15। अब देखो अगर ये लाइन बैलेंस है, ध्यान से सुनिएगा, तो यहां देखो 15 दूनी 30 हो रहा है, 30, तो यहां भी 30 होना चाहिए, तो यहां 6 आएगा, 6 पंजे 30। अब गधो 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30, ये आया। ये लाइन बैलेंस है, यहां 15 केजी, यहां 6 केजी, तो यहां कितना होगा? 15 + 6, यहां होगा 21। 15 + 6, पॉइंट डी पे कितना फील हो रहा होगा? 21। इस लाइन को देखो, अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां देखो 15 चौका 60, m1 n1, 15 चौका 60, तो यहां कितना आएगा? 20, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, बैलेंस हो गया। तो आप बोलोगे हाँ जी सर मुझे तो ये निकालना एफ रेशियो बी एफ। अगर ये लाइन बैलेंस है, अगर ये लाइन बैलेंस है, ध्यान से सुनना, ये लाइन बैलेंस है, ये वाली, इस लाइन पे काम करना है। यहां 20 केजी वजन है, 6 केजी वजन है, तो मास का रेशियो 20:6 है, 20 है 6, तो लेंथ का रिवर्स होगा। यहां 6 लेंथ होनी चाहिए, यहां कितनी होनी चाहिए? 20, 6:20। तो एफ से बी एफ का रेशियो कितना आ जाएगा? 6:20, यानी कि 3:10। ये सवाल का आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 3:10, 3:10। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि एओ अनुपात ओडी बताओ, एओ अनुपात ओडी, आपसे सवाल में पूछा होता कि बीओ अनुपात ओई बताओ, क्या होगा? आपसे सवाल में पूछा होता कि सीओ अनुपात ओएफ बताओ, क्या होगा? कैसे करेंगे फिर इस सवाल को? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ढंग से सुनिएगा, सवाल और भी बहुत बन सकते हैं। अब गधो 15 और 6 जोड़ के 21 आता है। हर एक लाइन बैलेंस होती है। देखिए अगर ये लाइन बैलेंस है, अगर ये लाइन बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है, यहां 20 केजी वजन है, या 15 केजी है, 20 15, तो पॉइंट टी पे कितना आएगा? 20 + 15 35, 20 + 15 35। अगर ये लाइन बैलेंस है, यहां 20 केजी है, 6 केजी है, तो एफ पे कितना आएगा? 20 + 6 26, 20 + 6 26 केजी आएगा। मुझे तो ओ पे काम करना है। अगर ये लाइन बैलेंस है, एडी, हर एक लाइन बैलेंस होगी, लाइन बैलेंस है एडी, यहां 20 केजी है, यहां 21 केजी है, तो पॉइंट ओ पे कितना आएगा? 20 + 21 41 आएगा, 41 केजी आएगा। अपने आप देखते रहना। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है बीई, यहां 35 है, यहां 6 है, तो यहां कितना आया? 35 + 6 41 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 35 + 6 41 हो गया ऑटोमेटिक, हो गया ऑटोमेटिक। अगर ये लाइन बैलेंस है सीएफ, तो यहां 26 और यहां 15, तो यहां 26 + 15 41 होना चाहिए कि नहीं? 41 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चाहे ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो, ओ पे 41 ही आएगा, बैलेंस हो गया। सही करा है हमने सवाल एकदम, है भी। आपको निकालना है लेंथ का रेशियो, मास का रिवर्स करना है। ये लाइन एडी बैलेंस है, ये लाइन एडी, यहां 20 केजी है, 21 केजी है, तो लेंथ का रिवर्स क्या होगा? लेंथ का रेशियो क्या होगा? रिवर्स। यहां 21 आएगा, यहां 20 आएगा। एओ रेशियो ओडी कितना आ गया दोस्तों? 21:20।
अगर ये लाइन आपकी बैलेंस है बीई, यहां 6 केजी मास है, यहां 35 केजी मास है, तो लेंथ का रेशो रिवर्स, यहां 35 जाएगा, 6 उधर जाएगा, बीओ अनुपात ओई कितना आएगा, 35:6, 35:6। अगर ये लाइन बैलेंस है, ये लाइन बैलेंस है, यहां 26 केजी वजन है, आप 15 केजी, आपको सीओ रेशो ओएफ निकालना है, तो 15 उधर जाएगा, 26 इधर जाएगा, तो सीओ अनुपात ओएफ कितना आएगा, 26/15, ये आंसर है। अरे कर लोगे क्या? कर लोगे? हाँ दीपक, कमेंट आ रहा भैया तुम्हारा। एक सवाल मुझे करके बताओ, इसी पैटर्न पे दे रहा हूं अभी, करे जरा। साहिल आ रहा है भैया। सोनू कुमार क्या रिप्लाई कर रहा है? अरे यार तुम आंसर बताने फोकस करो। कब करोगे तुम? अंकित कह रहे हैं धीरे धीरे टीच करें। अंकित इससे धीरे क्या होगा भाई? इससे भी धीरे हो सकता है क्या? नर्सरी के बालकों को पढ़ा रहा हूं तुम्हें, एलकेजी के बालकों को, तुम इससे धीरे कहां चले जाएं बताओ? क्या करें इससे धीरे? इससे धीरे पे सिलेबस पूरा हो पाएगा? इससे धीरे पे तुम गणित सीख पाओगे? बेवकूफ। ट्रायंगल एबीसी में आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है, C1 खींची गई है इसकी, ठीक है, इस तरीके से AD BE CF, BD रेशियो CD 3:4, ये रेशियो BD से CD का 3:4 है। CE रेशियो CA 2:9, CE रेशियो CA 2:9, मतलब CE 2 है तो CA 9 है, अगर CA 9 है तो EA कितना बचेगा भैया? 7 बचेगा, 7, तो रेशियो है 7:2। आपसे पूछा AF रेशियो FB बताइए, कैसे करेंगे? हमको बात समझ आती है, नजर आती है कि दो रेशियो दे रखे हैं, दोनों साइडों पे हैं, C पॉइंट कॉमन है, दिमाग में करिएगा आप। अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहां 4 केजी मास जाएगा, यहां 3 केजी मास आएगा। अगर ये लाइन बैलेंस है तो यहां 2 केजी जाना चाहिए, लेंथ का रिवर्स यहां 7 आना चाहिए, तो इसकी वजह से यहां पे 3 आ रहा है, इसकी वजह से यहां पे 7 आ रहा है, तो क्यों ना 3 और 7 का एलसीएम यहां पे हम 21 केजी वजन रख ले भैया, 21 रख लेते। अगर ये लाइन बैलेंस है तो 21 चौक 84, 28 आएगा, 28 तिया 84, यहां पे 28 आना चाहिए, 28 तिया 84। और अगर ये लाइन बैलेंस है पॉइंट ई पे तो 21 दूनी 42, और ये आ जाएगा 6, 6 सत्ते 42। आपको निकालना है AF रेशियो FB, AF रेशियो FB, ये निकालना है। अगर ये लाइन बैलेंस है पॉइंट F पे, या 6 केजी मास है, 28 केजी, तो लेंथ का रेशियो रिवर्स होगा, 28 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, 28/6, यानी कि 14/3 इस सवाल का आंसर है, जो कि डी ऑप्शन है। अगर आपसे इस सवाल में हम बीओ रेशियो ओई पूछते तो क्या जवाब देते? आप लोग चीख के बताओ मुझे, क्या जवाब देते? बीओ रेशियो ओ ये पूछा होता, ये पॉइंट ई है, ध्यान से सुनिएगा। आप ये कहते सर यहां 6 है, यहां 21 है, तो पॉइंट ई पे 27 जाएगा, 6 और 21 27। अगर ये लाइन बैलेंस है, बीओ रेशियो ओ निकालना, तो 27 इधर जाएगा, 28 उधर, 27:28, ये आंसर आ जाता कि नहीं? अरे यार बोलो, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों।